देखो बेटा, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल मतलब ग्रुप वन मेटल। तो हमने लास्ट क्लास में रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर पढ़ लिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो लिथियम है जब वो एयर से रिएक्ट करता है, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो वो बनाता है लिथियम ऑक्साइड, और सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम पर ऑक्साइड। और जब हमारा अदर मेटल्स रिएक्ट करते हैं दे मेक सुपर ऑक्साइड, जैसे लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, ये पर ऑक्साइड बनाएगा, और अदर मेटल्स विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो ये हमने एक केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम इससे आगे चलेंगे और अगली केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारी दूसरी केमिकल रिएक्शन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। अब देखो, हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब मेटल्स, एम स्टैंड्स फॉर मेटल, मेटल मतलब एनी मेटल फ्रॉम एल्कली ग्रुप, जैसे एम का मतलब लिथियम भी हो सकता है, एम का मतलब सोडियम भी हो सकता है, एम का मतलब पोटेशियम भी हो सकता है, एम का मतलब रुबीडियम भी हो सकता है, एम का मतलब सीजियम भी हो सकता है, तो एनी मेटल। तो हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि जब मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो, मेटल के साथ OH जुड़ जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस? बोलो बच्चों, हमने 10th में पढ़ा है ना, व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस? इट बर्न्स विद पॉप साउंड, पट करके बर्न होता है। तो ये आपने हो सकता है अपने 10th लैब में भी एक्सपेरिमेंट देखा होगा। तो देखो, जैसे ये M की जगह सोडियम मेटल ले लो और वाटर हो गया, तो जब रिएक्ट करेगा तो NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन H2 निकल जाएगी। एंड हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है बर्न्स विद पॉप साउंड। तो हमें यहाँ से एक नॉर्मल सी बात पता चल गई कि जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं ये वाटर से रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, तो ये हमें इजीली याद हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप ये रिएक्शन साथ के साथ नोट कर भी सकते हैं। तो अभी हमने ये वाटर सर वाला एक पढ़ मिनट लिया। सर। हाँ बेटा, चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है, ये आ रहा है हमारा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। अब ये हैलोजन क्या होता है आप इसे समझिए। देखो, मैंने साइड में बताया हुआ है हैलोजन क्या होता है। नोट, हैलोजन का जनरल सिंबल होता है एक्स। एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं हैलोजन, तो फ्लोरीन भी हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन है, ब्रोमीन भी हैलोजन है, आयोडीन भी हैलोजन है, और इनका जनरल सिंबल होता है एक्स। आप इसको जनरल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने जैसे 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर मेटल और क्लोरीन की रिएक्शन हो जाए तो मेटल क्लोराइड बनेगा। मेटल क्लोराइड आयनिक होता है, ये सॉल्ट है। अब यहाँ पे जो हमारा मेटल है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इसमें से कोई भी ये हो सकता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारा। तो जैसे मान लो ये लिथियम हो जाएगा तो लिथियम क्लोराइड, अगर सोडियम ले लोगे तो NaCl, KCl, RbCl। तो इस तरह से ये बनता है जो हमने ये पढ़ा है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन में ये बताया जा रहा है आपको कि जो ये हमारे मेटल हैं, एल्कली मेटल, जब ये हैलोजन से रिएक्ट करेंगे तो मेटल सॉल्ट बनाएंगे, एंड हेलो मेटल सर। सॉल्ट आर आयनिक। हेलो बेटा। अब देखो, कह रहा था एल्कली मेटल्स रेडली रिएक्ट vigorously readily react vigorously with halogen to form ionic halide, जैसे NaCl बना आयनिक है, KCl आयनिक है। ये हमने 10th में पढ़ा हुआ आयनिक कंपाउंड कि सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन हो गई तो NaCl, पोटेशियम और क्लोरीन की रिएक्शन हो गई तो पोटेशियम क्लोराइड, ये आयनिक होते हैं। अब यहाँ पे एक अलग चीज है, लिथियम हेलाइड्स आर समवट कोवलेंट। ये कह रहा है कि जो लिथियम हेलाइड है ना ये कोवलेंट है, ये आयनिक नहीं है। मतलब क्या है कहने का? कहने का मतलब है कि हमारे पास ये है ग्रुप वन एल्कली मेटल। तो ग्रुप वन में जो ये वाला है, ये वाला, ये कोवलेंट हैलाइड बनाता है। कोवलेंट हैलाइड बनाता है, जैसे LiX लिख दिया मैंने, है ना। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। तो ये ज्यादातर ये कोवलेंट हैलाइड बनाता है। बाकी जितने हैं ये आयनिक बनाएंगे। ये बाकी सारे क्या बनाते हैं? आयनिक सॉल्ट। सिर्फ लिथियम बनाता है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अभी लिथियम क्यों बनाता है? तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो उसको डिस्कस करने के लिए मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। देखो, हमें पता है जो हमारा ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 को कौन सर सा एलिमेंट बोलते हैं? हाँ बेटे, सर जी हेलोजन। कहना करा था। बस जस्ट स्टार्टेड बेटा। हाँ जी, जस्ट स्टार्टेड, अभी पहला ही टॉपिक चल रहा है।
तो देखो जो हमारा ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 को हम क्या कहते हैं? हेलोजन। हेलोजन ही कहते हैं ना। अब मुझे ये बताओ, हमें पता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप तो साइज बड़ा होता है। इन दोनों को छोड़ दो, है ना, इन दोनों को छोड़ दो। हम यहाँ 18 तक देखेंगे, ये न्यूली डिस्कवर्ड हैं और ये रेडियो एक्टिव रेंज में आते हैं, तो इनको हम थोड़ा अभी नहीं पढ़ते। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेन है। अब आप देखो, अगर हम बात करें फ्लोरीन से लेके आयोडीन की, तो किसका साइज बड़ा है बेटा? ये बताओ, फ्लोरीन में और आयोडीन में किसका साइज बड़ा है? हमें पता है डाउन द ग्रुप, पीरियोडिक टेबल लगाओ, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बड़ा होता है। तो किसका बड़ा हुआ फ्लोरीन और आयोडीन में? किसका बड़ा है बेटा? बोलो, किसका बड़ा है? सर आयोडीन। आयोडीन का साइज बड़ा है, बिल्कुल सही। और फ्लोरीन का साइज है हमारा छोटा। तो ये चीज हमें यहाँ पे पता चल गई। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे टॉपिक, इस टॉपिक में हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो देखो क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब ये फ्लोरीन, जैसे हेलोजन का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा या फ्लोरीन के साथ बनाएगा, छोटे के साथ या बड़े के साथ। तो ये चीज है। तो कह रहा है लिथियम हैलाइड्स आर समवट कोवलेंट, यानी जो लिथियम हैलाइड है, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ कोवलेंट करैक्टर शो करते हैं। सबसे ज्यादा कोवलेंट करैक्टर लिथियम आयोडाइड का है, सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे रीजन भी दिया जा रहा है क्यों। अब देखो, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रीजन पे मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है रीजन? देखो रीजन क्या दे रहा है। बिकॉज द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन। अब ये पोलराइजेशन कैपेबिलिटी क्या है? पोलराइजेशन कैपेबिलिटी को नीचे में अंडरलाइन किया हुआ है, द distortion of electron cloud of an ion by the cation is called polarization. तो polarization capability का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन बाय cation की डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है चेंज कर देना। तो अगर मैं इसे पूरा अंडरलाइन कर दूं तो इस तरह से बनेगा, डिस्टॉर्शन ऑफ, ये है इसका पूरा, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन बाय cation is called polarization। अभी मैं समझाता हूँ इसको। द लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये तो हमें पता है कि लिथियम जो है वो छोटे साइज का है और सीजियम बड़े साइज का है, दैट वी नो। द लिथियम आयन इज स्मॉल इन साइज एंड हैज हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट। देखो इसका साइज छोटा है और साइज छोटा होने के कारण डिस्टॉर्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ये वर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये आपको ध्यान में रहे कि हम इसकी कुछ बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टॉर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द नेगेटिव हैलाइड आयन सिंस एन आयन विद लार्ज साइज। देखो, सिंस एन आयन विद लार्ज साइज, तो कौन है लार्ज साइज? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन लार्ज साइज है कि जब आप ऐसे जाओगे तो फ्लोरीन छोटा साइज है, ये लार्ज साइज है। एमंग हैलाइड्स लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड होता है Li, ये वाला, इज द मोस्ट कोवलेंट इन नेचर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जो मैंने ये स्टार लगाया ना, ये स्टार, ये स्टार से ही ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। और ये क्वेश्चन है कि लिथियम आयोडाइड जो है इज मोस्ट कोवलेंट इन नेचर, व्हाई। तो अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि व्हाई इट इज मोस्ट कोवलेंट इन नेचर। सो देखो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करके उस साइड ले चलता हूँ इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो हम आ गए यहाँ और ये आ गई हमारी अब डायग्राम। अब आप समझिए क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। सो देखिए, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जो हमारा लिथियम आयोडाइड है, लिथियम आयोडाइड इज कोवलेंट, व्हाई। वैसे तो लिथियम हैलाइड यानी LiHF सब होते हैं, बट ये सबसे ज्यादा कोवलेंट है। लिथियम आयोडाइड इज कोवलेंट, वाई, कोवलेंट कंपाउंड वाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है कि जो लिथियम आयन होता है, लिथियम आयन, इसका जो साइज है ये स्मॉल होता है। रीजन बता रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से। इसका साइज क्या होता है? स्मॉल। तो जब ये एनायन के कांटेक्ट में आता है, पहले मैं आपको कैटायन और एनायन बता दूं क्या होता है। देखो, जैसे लिथियम आयोडाइड है तो लिथियम का +1 चार्ज और आयोडीन का -1 चार्ज। तो जो माइनस वाले होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं एनायन। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, जस्ट मैं एक एडिशनल बता रहा हूँ ताकि आपको जो मैं समझाऊँ वो समझ में आए। और पॉजिटिव वाले को कहते हैं कैटायन। तो जो मेटल्स होते हैं वो कैटायन होते हैं, नॉन मेटल एनायन होते हैं। अब देखो क्या कह रहा है। अब आप इसको समझिए जरा ध्यान से, जो मैं समझा रहा हूँ। मैंने इरेज कर दिया इसको, मैं
यहाँ पे समझाता हूँ। देखो जी, लिथियम का साइज छोटा है और आयोडीन का साइज बड़ा होता है। ये मैंने बना दिया, और ये मैंने बना दिया बड़ा एनायन, एनायन बड़ा। अब लिथियम का साइज छोटा है और ये अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो लिथियम क्या करता है कि जो ये है हमारा आयोडीन, इसको इलेक्ट्रॉन देता तो नहीं है, बट इसको अपनी, क्योंकि अगर दे देगा इलेक्ट्रॉन तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। बात है यहाँ पे कोवलेंट। तो इसका साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। ये क्या करता है, छोटा साइज होने के कारण ना, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सारे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब क्या, आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप ही चेंज कर देगा और अपनी तरफ को ड्रैग कर लेगा। ये ऐसा कर लेगा, ड्रैग करके अपनी तरफ को ले आएगा। तो एक्चुअल में आयोडीन का शेप ये था, बट इसके कांटेक्ट में आने से ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर देगा। ऐसे समझो कि ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है आयोडीन के पास। तो क्या किया, जब ये लिथियम इसके कांटेक्ट में आया तो इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ क्या कर लिया, इस तरह से अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। तो जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ये जो अट्रैक्शन हुई है इसके बीच में, ये आयन के बीच में और आयोड के बीच में जो नई शेप बन गई, इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। मतलब ये इसकी तरफ को झुक गया, ट्रांसफर हो गया। बस इस पोलराइजेशन से कोवलेंट करैक्टर आ जाता है। तो अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो लिथियम सॉल्ट है, लिथियम मतलब लिथियम आयोडाइड, ये कोवलेंट क्यों होता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि जो लिथियम आयन है इसका छोटा साइज है, और ये बड़े अनायन को, अनायन का साइज बड़ा, आयोडीन देखो वैसे ही बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। तो मैं इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ, बिग साइज, बिगर साइज। तो साइज बड़ा होता है और जो छोटा कैटायन है वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। तो पहले शेप इसकी ऐसी थी, तो जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इसकी शेप इस तरह से बन जाएगी। तो अगर मैं इसे इरेज कर दूं ये सारा, तो अब ये आयोडीन जो के जो इलेक्ट्रॉन है ये टूवर्ड्स लिथियम आ गए, तो इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं, और ये शेयरिंग रेंज में चला गया। आप इस तरह से समझ जाइए। तो ये मैं डॉटेड में बना देता हूँ, ये एक्चुअल में शेप थी आयोडीन की, बट जब ये लिथियम के कांटेक्ट में आया तो जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी तरफ को चले गए, किसकी तरफ को हो गए, इसे कहते हैं डिस्टॉर्ट इन स्ट्रक्चर। इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन इन स्ट्रक्चर। डिस्टॉर्शन इन स्ट्रक्चर मतलब एक मैग्नेट की तरह काम हो गया, कि ये एक मैग्नेट है, ये यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच गया अपनी तरफ। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचेगा तो एक डिस्टॉर्शन आ गई स्ट्रक्चर के अंदर। बस इसी को हम कह रहे हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर दोबारा 10 डिस्टॉर्शन। हाँ जी, बता रहा हूँ, सुनो, अभी तो मैं इसी पे ही हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, मैं अलग से समझाता हूँ, समझो। ये चीज तो है ही है जो, और ये डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, जरा समझना ध्यान से। समझ देखिए, समझिए कि ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, नेगेटिव 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 इलेक्ट्रॉन है, कोई पॉजिटिव नहीं है पास में। तो अगर कोई पॉजिटिव नहीं है पास में तो इलेक्ट्रॉन अपना जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना, कोई शेप में चेंज नहीं आएगा। अब आप मान लो कि आप एक पॉजिटिव आयन आपने पास में रख दिया। अब जैसे ही आपने एक पॉजिटिव आयन पास में रखा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, बताओ, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, करेगा। नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन थे ये अपनी शेप चेंज कर लेंगे। ये पहले तो पूरा सफेरिकल थे, ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसकी तरफ को क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। जो ये इलेक्ट्रॉन थे किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये लो, इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो गए। तो पहले शेप थी गोल, अट्रैक्शन से शेप हो गई इस तरह से, तो इसे डिस्टॉर्शन बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना डिस्टॉर्शन। हाँ जी। बस इस डिस्टॉर्शन को ही हमने नाम दे दिया पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन से कोवलेंट करैक्टर हो जाता है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना गेन हुआ, एक तरह से शेयर हो गया। डिस्टॉर्शन होने को हम शेयरिंग कह देते हैं, पास में आ गया, तो कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाता है। देखो एक्चुअल में हमने 10th में क्या पढ़ा हुआ है, हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि आयनिक करैक्टर होता है, जैसे NaCl है, तो NaCl आयनिक होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये आयनिक क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 10th में कि सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो दे देने से क्या होगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव बन जाता था, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाती थी, जिसे हम क्या नाम देते थे, आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट कर देगा, स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देगा। इस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन, हेंस लिथियम आयोडाइड इज कोवलेंट। तो क्वेश्चन लिखिए, अब देखिए मैं इसका आंसर फिर से पढ़ा देता हूँ।
देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये रहा क्वेश्चन है, लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवलेंट व्हाई? आंसर है lithium halides are somewhat covalent because this is your answer, because of high polarization capability of lithium। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में कि जब उसके पास कोई बड़ा एनायन होगा तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। अच्छा, इस पोलराइजेशन कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। तो देखो अब ये वाली डायग्राम अब आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। सर नोट की लिखे सर। हाँ अभी बताते हैं, ये वाली डायग्राम आप देखिए। हाँ जी, नोट में मैंने कहाँ लिखा है? नोट में मैंने ये बताया कि हेलोजन क्या होता है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब आप इसे नोट कर लो। चलो लिखो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। सर सारे ही नोट करना? मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन वो लिखना है, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवलेंट व्हाई? उसमें ये डायग्राम बनाओ इतना सा, फिर मैं आंसर डिक्टेट करता हूँ, इतना करके डन बोलो। हाँ जी बेटा, आप थ्योरी लिखो। लिखो बिकॉज, राइट डाउन, बिकॉज because small size lithium ion has high polarization capability, बस because small size lithium has high polarization capability, ब्रैकेट में इसका मतलब लिख लो, distortion of electron cloud of anion by cation। पोलराइजेशन कैपेबिलिटी का ब्रैकेट में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इतना आप लिख लो, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन। तो कैटायन लिथियम है, एनायन आपका हेलोजन है, हेलोजन मतलब आयोडीन, जो हमने यहाँ पे लिया आयोडाइड। चलो इसे नोट करके डन बोलो। ओके बेटा, अब हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे वही, जैसे फ्लोराइड आ गया ना, पीछे हमने आयोडाइड का पढ़ा, फ्लोराइड का पढ़ा। तो अब आप देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल होता है ग्रुप 1 मेटल। तो कौन कौन से हैं ग्रुप 1 में? हमने याद किया था, लीना की रब से फरियाद। तो एफ आर वाला छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है, उसकी हम बात ही नहीं करते। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट। ये जो हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 1 की ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि ग्रुप 1 में क्या होता है। ग्रुप 1 में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। अब देखो, अगर ये फ्लोरीन, अब मैं यहाँ पे ना ये भी बना देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है इनका भी। ये भी ग्रुप 17 के हैं, दे बिलोंग टू ग्रुप 17। अब देखो, लिथियम का भी साइज छोटा है, फ्लोरीन का भी छोटा है। अगर आप ध्यान से देखो, सीजियम का साइज बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है। अब एक चीज आप याद रखना, जब किसी एटम का साइज छोटा हो कैटायन का, और एनायन का भी साइज छोटा हो, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। अब जो मैं बता रहा हूँ ना, वो जरा ध्यान से अपने ब्रेन में डाल लेना, लॉजिक समझो जरा ध्यान से समझना। देखो नोट 1, अगर कैटायन का साइज जो है स्मॉल हो, और एनायन का साइज भी स्मॉल हो, तो इनके बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। या फिर कैटायन का साइज बिग हो, कैटायन का जो साइज है अगर वो बिग होता है, कैटायन का साइज बिगर, और एनायन का साइज भी बिगर हो, एनायन का साइज भी क्या हो, बिगर। तो इस केस में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बट ये इससे वीक होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। मतलब बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो मैंने ये कंसेप्ट बताया ना बेटा, याद रखना, ये एक तरह की ऑब्जर्वेशन है। क्या क्या देखा गया है? ये देखा गया कि अगर छोटा कैटायन है और एनायन भी छोटा है, तो छोटे में अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग मतलब टूटेगा नहीं जल्दी। जैसे बड़ी पेंसिल है, उसको तोड़ना आसान होता है ना। छोटी पेंसिल है, मतलब छोटी पेंसिल मान लो आपकी 5 सेंटीमीटर की पेंसिल है या 3 सेंटीमीटर की पेंसिल है, वो पहली बात तो पकड़ना ही मुश्किल है, तो टूटता नहीं है। तो ऐसे समझ सकते हो, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए ऐसा बोला। अब मान लो कोई बिगर कैटायन है और बिगर एनायन है, तो देखा गया कि इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स होती है। अब ये स्ट्रॉन्ग
होने से इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बट इससे काफी वीक होता है, ये छोटे वाले से काफी वीक होता है, क्योंकि एक्चुअल में इनमें अट्रैक्शन वीक होती है, बट साइज बड़ा होने के कारण अट्रैक्शन हो जाती है, वैंडरवॉल अट्रैक्शन। तो ये जो कंसेप्ट बताया मैंने, याद रखना। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है, द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर। अब कह रहा है कि जो लिथियम फ्लोराइड है ना, ये सॉल्युबल ही नहीं है। तो अब देखो इसका आंसर समझ जाओ। देखो लिथियम भी छोटा, फ्लोरीन भी छोटा, तो दो छोटे, तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा, बताओ बॉन्ड कैसा आएगा? सिमरत आप बताओ बॉन्ड कैसा आएगा? स्ट्रॉन्ग। हाँ, स्ट्रॉन्ग आएगा तो वो टूटेगा ही नहीं कि टूट जाएगा? टूटेगा ही नहीं। टूटेगा नहीं तो सॉल्युबिलिटी लो हुई या ज्यादा हुई? देखो सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होती है जो टूट जाए, तो डिसॉल्व हो जाए, तो ये तो डिसॉल्व ही नहीं होएगा, टूटेगा ही नहीं। तो लो। हाँ, तो इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई लो। अब मान लो एक छोटा एक बड़ा हो जाए, मतलब इस कैटेगरी में नहीं आ रहा, एक छोटा एक बड़ा हो जाए तो वो बॉन्ड वीक होता है। या तो दोनों छोटे हो तो स्ट्रांग है, या दोनों बड़े हो तो स्ट्रांग है। तो ये वाला स्ट्रांग इससे कमजोर होता है, ये सबसे स्ट्रांग होता है। अगर एक छोटा एक बड़ा हो गया तो बॉन्ड वीक हो जाता है, ये ध्यान रखना, उसमें वैन फोर्स वीक है। अब देखो, वेयर एज द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड। अब ये देखो कि हमारा लिथियम फ्लोराइड की भी सॉल्युबिलिटी लो है, सीजियम आयोडाइड की भी स्लो है, लो है। क्यों है? क्योंकि सीजियम भी बड़ा, आयोडीन भी बड़ा, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? इसमें। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको दो टॉपिक और समझाता हूं, तब आप ये समझ पाएंगे। देखो, यहाँ पे हम कभी कभी बात करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी की और हमारा लैटिस एंथैल्पी की। तो यहाँ पे ना हमारी दो टर्म्स बड़ी कॉमनली यूज होनी है। पहली टर्म का नाम है लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी मैंने आपको पहले पढ़ाया भी हुआ है, एंथैल्पी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। और जो दूसरी टर्म है ये है हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी। अब जरा आप इनको समझिए ध्यान से, इस कंसेप्ट को समझने के। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? किसी, मान लीजिए NaCl है ना, मैं चाहता हूं इसको तोड़ के अलग करना। NaCl मॉलिक्यूल है, इनका आपस में बॉन्ड है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको तोड़ दूं, तोड़ के अलग कर दूं, Na प्लस और Cl नेगेटिव बना दूं, या मैं इसका उल्टा कर दूं, Na प्लस है, इनको मैं जोड़ दूं और ये जोड़ के एक हो जाएं, कंपाउंड बना दें। तो इन दोनों केसेस की जो एनर्जी है ना, उसे मैं बोलूंगा लैटिस एंथैल्पी। इन दोनों केसेस को लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। मतलब किसी कंपाउंड को तोड़ के आयन बनाना या आयन को जोड़ के कंपाउंड बनाना, दोनों में जो एनर्जी रिलीज और गेन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी की बेसिक डेफिनेशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of ionic compound into ions, or energy released लिखना सर। when no, just listen, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बस सुनो। when ions combine to form compound, energy is released, इसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो आपने क्या याद रखना है? आप मोटा सा ये याद रखो कि जब हमने कोई आयनिक कंपाउंड तोड़ना हो, तो जो तोड़ने वाली एनर्जी होती है ना, उसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन क्या होती है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके पास मान लीजिए कोई सॉल्ट है, आपने उस सॉल्ट को मॉइस्चर में डाल दिया या वाटर में डाल दिया। तो वाटर में डालोगे तो वो वाटर से कंबाइन होगा, कंबाइन होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। ई रिलीज कर दिया मैंने, एनर्जी रिलीज। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसे बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा है, इसका मतलब वो आपका बहुत स्ट्रांगली वाटर से कंबाइन हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली कंबाइन हो रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे कि भाई ये चीज डिसॉल्व हो रही है, ये नहीं हो रही है ना, तो वहां पे हम ये दो फैक्टर की बात करेंगे, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वहां वहां पे, और हम इनकी बात करने वाले हैं। इसको मैं इस तरह से इसको अलग कलर से दे देता हूँ। तो अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, जैसे अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि लिथियम फ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये दोनों मतलब कहीं पे भी सॉल्युबिलिटी आए ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में, तो ज्यादातर हमारा जो कंसेप्ट है लैटिस एंथैल्पी और यहाँ पे जाएगा। तो इसका आंसर है कि लिथियम आयन और फ्लोराइड आयन दोनों के साइज क्या है? स्मॉल। दोनों के साइज स्मॉल हैं। साइज स्मॉल होने से लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, वेरी हाई। लैटिस एंथैल्पी इज वेरी वेरी हाई। तो जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हाई होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी को मैं HE कह देता हूँ और लैटिस एंथैल्पी को LE कह देता हूँ। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हाई होगी मान लो, बट ये इससे कम होगी। ये भी हाई होगी बट इससे कम होगी,
मतलब ये टूटे तोड़ नहीं पाएगी इसको, हैंस इनसॉल्युबल, इससे कम होगी। हाई है बट लेस देन लैटिस एंथैल्पी, तो इनसॉल्युबल हो गया। तो ऐसी चीजें क्या हो जाती हैं, इनसॉल्युबल। इस चीज को आप समझिए। देखो मैंने क्या बताया, जब भी हम कभी बात करेंगे ना कि ये चीज हमने पानी में डाली और ये टूट गया या नहीं टूटा, तो वहां पे ये दो फैक्टर आएंगे, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस से ज्यादा हो जाए, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन से ज्यादा हो जाए तो नहीं टूटेगा, तो मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा। जैसे ये हाई है बट लेस देन लैटिस है। बट अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो जाए, हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस से ज्यादा हो जाए, शायद मैं गलत बोल गया, जरा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख के बोलता हूँ तो ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको नोट की फॉर्म में यहाँ पे ब्लैक से बताता हूँ। देखो एक ही नोट बताऊंगा, उसी का उल्टा कर लेना। अगर हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा। बस ये याद रखना, अगर ये ज्यादा है तो जो भी मॉलिक्यूल है वो सॉल्युबल है। अब क्वेश्चन देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पे, लो solubility of lithium fluoride in water, why? अब आंसर देखो, because due to its high lattice enthalpy, whereas low solubility of cesium iodide is due to small hydration enthalpy। देखो अभी दो चीजें आ गई ना, तो मैंने आपको दो चीजें क्लियर कर दी। अब एक बार अब यहाँ पे समझो, अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई लिथियम फ्लोराइड इनसॉल्युबल है वाटर में, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि लिथियम आयोडाइड और फ्लोराइड का साइज छोटा होता है और लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, हाइड्रेशन से ज्यादा है। लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन से ज्यादा, क्योंकि हम पानी में डाल रहे हैं तो हाइड्रेशन से ज्यादा है। तो अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन से ज्यादा है, देखो लेस देन लैटिस एंथैल्पी लिखा ना, यानी हाइड्रेशन कम है, तो इनसॉल्युबल हो गया। अब आ जाओ सीजियम का, सीजियम का केस समझो। अब यहाँ पे हम सीजियम का भी केस समझ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीजियम आयोडाइड is less soluble in water, is less soluble in water। अब ये क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है वाई, कि हमें लिथियम का तो समझ में आ गया, अब ये तो बड़ा है, ये क्यों नहीं है, तो इसका आंसर है कि सीजियम आयोडाइड का लैटिस एंथैल्पी जो है कम है। क्या है, साइज बड़ा है। इनके साइज क्या है, इन दोनों के साइज क्या है, इन दोनों के साइज बड़े हैं, साइज इज बिगर, दोनों के साइज बड़े हैं। साइज बड़ा होने से लैटिस एंथैल्पी तो कम है, बट जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो जो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी आती है वो भी कम आती है, दैट इज ऑल्सो लेस। साइज बड़ा होता है ना, तो लैटिस एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम आ जाती है, तो वो भी लेस हो गई। और वो लेस है इसलिए ये टूट नहीं पाता। अगर ये ज्यादा हो जाती तो ये टूट जाता, कि लैटिस एंथैल्पी भी कम है, हाइड्रेशन भी कम है, हाइड्रेशन इससे अगेन इससे कम है, तो इसलिए वो सॉल्युबल नहीं होता। देखो मैं वहां से थ्योरी पढ़ाता हूँ, कंफ्यूज ना होना, देखो मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, समझो। Whereas low solubility of cesium iodide is due to small hydration enthalpy of its two ions. Other halides of lithium are soluble in ethanol, acetone, and ethyl acetate. Lithium chloride is soluble in pyridine also. तो जो लिथियम क्लोराइड है ना, ये कोवलेंट और आयनिक दोनों नेचर शो कर देता है, इस तरह से समझिए। तो इसमें कोवलेंट में भी सॉल्युबल है। कह रहे अदर लिथियम हलाइड्स आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट। जो इसके बीच में जो बच गए वो सारे आपके आ जाते हैं। लो जी, अभी एक बार ये क्वेश्चन दोबारा देखो। लैटिस एंथैल्पी होता है किसी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने की एनर्जी, और हाइड्रेशन होता है कि जब हम उसे पानी में डालते हैं तो पानी में डालते हुए एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। अगर हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तभी मॉलिक्यूल सॉल्युबल है। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लैटिस भी ज्यादा है, हाइड्रेशन भी ज्यादा है, बट लैटिस बहुत ज्यादा है इसलिए ये डिसॉल्व नहीं होता। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तो लैटिस एनर्जी कम है, तो यहाँ पे है कि साइज बड़ा होने से लैटिस कम है तो हाइड्रेशन भी कम है, इतनी कम है कि इसको पास नहीं कर सकती, ओवरकम नहीं कर सकती, तो इसलिए इसलिए ये भी इनसॉल्युबल है। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए। देखो सीजियम आयोडाइड में दोनों का साइज बड़ा है, तो लैटिस एंथैल्पी भी आपकी लेस है और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी लेस है। तो जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी जो है इज लैटिस एंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, जबकि दोनों कम है, दोनों कम है, कम में ये और कम हो जाता है, जिससे
ये इनसॉल्युबल हो जाता है। लैटिस एंथैल्पी इज स्टिल ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, हेंस सीजियम आयोडाइड इज इनसॉल्युबल, हेंस इट इज इनसॉल्युबल। चलो अब आप इसे लिखो और बेटा याद करो।